हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 5 महत्वपूर्ण गद्यांश और 6 महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो पद्यांश और गद्यांश बताएंगे तो उनको दोस्तों आपको हल सहित बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से, मतलब कि 2025 की, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में, ठीक है ना। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन सा है। दोस्तों, ये फर्स्ट गद्यांश है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, ये जो गद्यांश है ये 2019 में पूछा गया है, 2022 में, और 23 और 24 में नहीं आया, लेकिन 25 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न पूछा है का नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और सेकेंड नंबर है खा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रेखांकित जो अंश है, रेखांकित भाग है, अंश है, उसमें जैसे ये रेखांकित भाग है, अंश है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी व निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। दोस्तों, इसकी रेखांकित अंक की व्याख्या करना है, ठीक है ना, इसके अर्थ को बताना है, ठीक है ना दोस्तों। वही पूछा गया है प्रश्न में। दोस्तों, उत्तर में लिखना है हमें, पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप एवं सौंदर्य के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। यह पृथ्वी की सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारों को पैदा करने वाली जो राष्ट्रीयता इस भूमि से नहीं जुड़ी वह जड़ रहित है। राष्ट्रीयता जहाँ अति गहन होंगी उसकी जड़ें भूतल जितनी गहरी होंगी वहाँ उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव का अंकुर उतना ही अधिक पल्लवित तथा पुष्पित होगा। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मानव जाति का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो दोस्तों, ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। अब ग नंबर प्रश्न है कि लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो उत्तर में लिखना है, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में विचारधाराओं की जननी मानता है। घ नंबर प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। प्रश्न है अंग नंबर, पार्थिव और अद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है, पार्थिव का अर्थ है लौकिक अर्थात लोक व्यवहार से संबंधित तथा अद्योपांत का अर्थ है संपूर्ण अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया गद्यांश और उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, तो उसके उत्तर, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगला हमारा गद्यांश है, ठीक है ना। तो ये गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, ये गद्यांश पिछली परीक्षाओं में 2020 में आया है, 2022 में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इसको तैयार करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कहा, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना, उपर्युक्त गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ख नंबर प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब दोस्तों, ऊपर जो जितना भाग रेखांकित किया गया है उसका अर्थ लिखना है, ठीक है ना, उसी अंश की व्याख्या करना है। ये है रेखांकित अंश, ठीक है ना, रेखांकित अंश या रेखांकित भाग। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, अर्थ बताना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तर में लिखना है, पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना है संस्कृतहीन मानव सिर कटे हुए धड़ के समान है, इसलिए संस्कृति को मानव का मस्तिष्क कहा गया है, ठीक है ना। तो अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। दोस्तों, उत्तर में लिखना है, संस्कृत के विकास, समृद्धि एवं उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि अथवा विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। संस्कृत मानव का मस्तिष्क है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास, इसके बिना जल की कल्पना ज्ञान मूल्य कबंध से की जा सकती है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है ना, घ नंबर का। और अंग नंबर में पूछा गया है, विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों उत्तर लिखेंगे, विकास का अर्थ तरक्की या लाभ, ठीक,
से है और अभ्युदय का अर्थ उन्नति है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है ना, अंग नंबर का। दोस्तों ये हो गया गद्यांश, ठीक है ना, और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। चैप्टर है दोस्तों 3 अशोक के फूल, ठीक है ना। तो ये जो गद्यांश है या अशोक के फूल पार्ट से है, ठीक है ना दोस्तों। तो देख लीजिए ध्यान से, आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये जो गद्यांश दिया गया है तो ये पिछली परीक्षा में 2019 की परीक्षा में आया, 2023 की परीक्षा में, ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देख लेते हैं इससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्न के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों प्रश्न है का पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामों उल्लेख कीजिए। दोस्तों उत्तर में लिखना है उपर्युक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं रेखांकित अंश की तो कितना है। दोस्तों ये है रेखांकित अंश, ठीक है ना, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी ना। इसकी दोस्तों व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हेडिंग डाल देना, इसके बाद लिखना है अशोक का वृक्ष अलंकार संपन्न है, लेकिन यह उस विस्तीर्ण सामंतिक शिष्टता की परिशोधित रुचि का चिन्ह है, जो शिष्टता प्रजा के परिश्रम पर ही पली बड़ी हुई तथा पनपी है। साधारण प्रजा के रक्त तथा संसार के कण कण को खा पीकर विस्तृत हुई है, लाखों एवं करोड़ों जनों की उपेक्षा करके यह समृद्धिशालिनी बनी है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ग नंबर सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है अशोक सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। घ नंबर प्रश्न है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। उत्तर में दोस्तों लिखना सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। अंग नंबर प्रश्न है आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है। उत्तर में दोस्तों लिखना है आज उस सामंत व्यवस्था का उच्छेद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया महत्वपूर्ण गद्यांश और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको तैयार कर लेना है इसको भी, ठीक है दोस्तों। चैप्टर अगला चैप्टर 4 भाषा और आधुनिकता, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है ना। तो ये गद्यांश आपको पहले ध्यान से पढ़ देना है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये जो गद्यांश है ये 2019 में आया, 2022 में, तो महत्वपूर्ण, ठीक है ना दोस्तों, इस वर्ष की परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इससे दोस्तों देख लेते हैं रिलेटेड प्रश्न उत्तर, ठीक है ना दोस्तों प्रश्न इसमें पूछा गया है कि का नंबर गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है उपयुक्त गद्यांश भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है ना दोस्तों। ख नंबर पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। रेखांकित अंश देख लेते हैं कहाँ है दोस्तों, मतलब गद्यांश में कितना भाग रेखांकित है, ठीक है ना दोस्तों ये है रेखांकित भाग। भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में अश्लीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, ठीक है ना। तो इतना जो रेखांकित अंश है इसकी दोस्तों व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर में दोस्तों लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हेडिंग डाल देना, इसके बाद लिखना है भाषा में शब्द के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहता है कि शब्द किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है, इसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही असंभव है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न दोस्तों ग नंबर भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। उत्तर में दोस्तों लिखना है भाषा का विकास शब्दों से ही होता है, शब्द प्रयोग ही भाषा को विकसित करता है। अगला प्रश्न है घ नंबर अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है विदेशी भाषाओं से सीधे उधार लिए गए शब्द काम चलाऊ होते हैं, वे भाषा का प्रमाणिक अथवा साहित्यिक रूप नहीं होते हैं। विदेशी शब्द साहित्यिक परिधि में नहीं आते हैं, वे तो काम चलाऊ होते हैं। यदि उन्हें ग्रहण किया जाता है तो भाषा के मूल स्वभाव के अनुरूप साहित्यिक रूप से शुद्धता देनी पड़ती है, यही इन दोनों शब्दों का आशय है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, मतलब घ नंबर का। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है अंक नंबर साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है साहित्य दायरे में विदेशी भाषाई शब्दों को जैसे का तैसा काम चलाऊ माध्यम हेतु प्रयुक्त करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व
की ध्रुव है? उत्तर में दोस्तों लिखना है शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। 6 नंबर प्रश्न है नए शब्दों का संगठन कैसे होता है? तो उत्तर में दोस्तों लिखना है नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास भी होता है। दोस्तों जा नंबर प्रश्न है किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर। ठीक है ना, तो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों अगला चैप्टर है 6 हम और हमारा आदर्श। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है ना, तो 5वां है, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है ना दोस्तों गद्यांश को। दोस्तों ये गद्यांश ना तो ये 2019 की परीक्षा में आया, 2022 की परीक्षा में आया। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, आप देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में। प्रश्न दोस्तों का नंबर उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर में दोस्तों लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है जिनके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का नंबर का। दोस्तों ख नंबर प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो रेखांकित अंश देख लेते हैं भाग कौन सा है। दोस्तों ये है रेखांकित भाग। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसकी हमें व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है तो दोस्तों, तो उत्तर में दोस्तों लिख लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना है नीले पेन से प्रकृति कोई कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती है। मौसम के अनुसार बगीचे में फूल खिलते हैं और मन को आनंदित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना दोस्तों, अगला प्रश्न की ग नंबर समृद्धि और अध्यात्म के संबंध में लेखक क्या नहीं मानता? उत्तर दोस्तों लिखना है लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। अगला है दोस्तों घ नंबर भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? उत्तर में दोस्तों लिखना भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। अंग नंबर प्रश्न है न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? दोस्तों उत्तर में लिखेंगे न्यूनतम का अर्थ है कम से कम तथा अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है ना, तो यह हो गया दोस्तों उत्तर। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया इस गद्यांश के संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको तैयार कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब आते हैं हम महत्वपूर्ण पद्यांश की ओर। ठीक है ना, जो 6 हैं महत्वपूर्ण उनको दोस्तों बताएंगे हर साइड। ठीक है ना दोस्तों, तो चैप्टर 1 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। ठीक है ना, पवन दूतिका। ठीक है ना, तो पहला है पद्यांश। ठीक है ना, तो आपको पढ़ लेना है ध्यान से। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों ये पद्यांश, तो ये पद्यांश दोस्तों है ना ये 2020 की परीक्षा में आया, 2023 में, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इस साल की इस वर्ष की परीक्षा की तरह से। ठीक है ना दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ लेना है इसको। अब दोस्तों आते हैं इससे रिलेटेड मतलब पद्यांश रिलेटेड प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न है का उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना प्रस्तुत पद्यांश पवन दूती का शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद हैं। ठीक है, ख नंबर प्रश्न है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। मतलब जितना भाग रेखांकित किया गया है देख लेते हैं दोस्तों कितना भाग रेखांकित है। तो दोस्तों ये है रेखांकित भाग। ठीक है ना, जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों भावार्थ लिखना है जितना भाग रेखांकित है। ठीक है ना दोस्तों उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश का भावार्थ हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना राधा कहती हैं कि हे पवन यदि कोई महिला थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, उसके ओंठों एवं मुख रूपी कमल की समस्त चिंताओं को मिटा देना। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया रेखांकित अंश का भावार्थ। ग नंबर प्रश्न है वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं? तो उत्तर में दोस्तों लिखना है ना वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से कहती हैं तो उस सुंदरी को विकृत वस्त्रों वाली मत बनाना। ठीक है ना, तो घ नंबर प्रश्न है राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? तो उत्तर में दोस्तों लिखना राधा थकावट दूर करने हेतु पवन से कहती हैं कि यदि कोई पथिक महिला तुम्हें दिखाई दे तो तुम उसका स्पर्श करते हुए उसकी समस्त थकान मिटा देना। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अंग नंबर व्योम तथा भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है व्योम आकाश को कहते हैं तथा भूतांगना का अर्थ होता है प्राणी की पत्नी।
ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया पद्यांश और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, ठीक है ना दोस्तों, आपको तैयार कर लेना है। ठीक दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर है 2 मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है ना। कैकेयी का अनुपात, ठीक है ना, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है पद्यांश, ठीक है। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये पद्यांश जो दिया गया है तो वो 2020 की परीक्षा में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो इससे आप रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है प्रस्तुत पद्यांश कैकेयी का अनुपात शीर्षक कविता से अवतरित है, इसके रचनाकार कवि मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है ना। तो ख नंबर प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों देख लेते हैं रेखांकित अंश मतलब रेखांकित भाग कौन सा है। देख दोस्तों ये है रेखांकित भाग मतलब रेखांकित अंश, ठीक है ना। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, ठीक है ना। तो ये दोस्तों रेखांकित अंश है, रेखांकित भाग, ठीक है ना दोस्तों। इसकी दोस्तों व्याख्या करना है, ठीक है ना दोस्तों उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हेडिंग डालें, इसके बाद लिखना है कैकेयी कहती है कि अब सब लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सुपुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई, अतः अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह कहा करेंगे कि पुत्र सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न है ग नंबर, किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था। उत्तर में दोस्तों लिखना है कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। अगला प्रश्न घ नंबर, रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा। उत्तर में दोस्तों लिखना रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर यही सुनना पड़ेगा कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे महास्वार्थ ने घेर रखा था और उसी के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्यागे और राम को वनवास मिला, ठीक है ना। अंग नंबर प्रश्न है नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना नरदेही का अर्थ है कि मानव देह तथा गात्र शरीर को कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, ठीक है ना दोस्तों, आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों अगला चैप्टर है 3 जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है ना। श्रद्धा मन, ठीक है ना, श्रद्धा मन से रिलेटेड है ये जो पद्यांश दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से आपको पढ़ लेना है इसको। तो दोस्तों ये पद्यांश जो दिया गया है वो 2020 की परीक्षा में है 2023 में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको तैयार कर लेना है। तो अब देख लेते हैं इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना। दोस्तों प्रश्न का है पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना प्रस्तुत पद्यांश श्रद्धा मन शीर्षक कविता से अवतरित है, इसके रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। जितना भी रेखांकित अंश है ये भाग है उसकी व्याख्या करना। तो देख लेते हैं रेखांकित भाग कितना है। तो दोस्तों ये है इतना रेखांकित अंश या रेखांकित भाग। घर तिमिर में चपलक रेख तपन में शीतल मंद बया, ठीक है ना। तो इसकी दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लेना, इसके बाद लिखना है इस सघन अंधेरे में तुम की रेखा सी, निराशा में आशा सी तथा तपती हुई उष्मा में शीतल मंद पवन सी, तुम कौन हो ऐसा मन ने श्रद्धा से पूछा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। अगला दोस्तों प्रश्न है गा आगंतुक व्यक्ति ने किसकी ओर संकेत किया है। उत्तर में दोस्तों लिखना आगंतुक व्यक्ति मन ने श्रद्धा की ओर संकेत किया है। घ नंबर प्रश्न है दोस्तों पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। उत्तर में दोस्तों लिखना प्रस्तुत पद्यांश में मन एवं श्रद्धा के मध्य संवाद हो रहा है। अगला प्रश्न है अंग नंबर चपला तथा उत्कंठा शब्दों का अर्थ लिखिए। उत्तर में दोस्तों लिखना है चपला का अर्थ है चंचल तथा उत्कंठा का अर्थ है बेचैनी। तो दोस्तों ये हो गया महत्वपूर्ण पद्यांश और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको तैयार कर लेना अच्छे से। अगला दोस्तों चौथा नंबर पद्यांश है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये जो पद्यांश है ये 2019 की परीक्षा में आया, 2023 परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना अच्छे से। तो अब देख लेते इससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर है, ठीक है ना। अब दोस्तों प्रश्न है का उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर में दोस्तों लिखना प्रस्तुत पद्यांश श्रद्धा मन शीर्षक कविता से अवतरित है, इसके रचनाकार कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ख नंबर प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
ठीक है ना। तो जितना भी दोस्तों रेखांकित अंश है या भाग है तो ये है रेखांकित भाग, ठीक है ना। अंश बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या करना या इसका अर्थ लिखना है, ठीक है ना। उत्तर में दोस्तों लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हेडिंग डालें, इसके बाद लिखना है हे मनु जी तुम संसार की उत्पत्ति के मूल रहस्य बन जाओ, यह जगत की वृद्धि लता तुमसे ही आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या या अर्थ। अगला दोस्तों प्रश्न है ग नंबर समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है समर्पण लो सेवा का सार यह श्रद्धा ने मन से कहा। अगला प्रश्न है घ नंबर बनो संस्कृत के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है। उत्तर में दोस्तों लिखना है बनो संस्कृत के मूल रहस्य मन के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है अंग नंबर विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशा है। उत्तर में दोस्तों लिखना है विश्व भर सौरभ से भर जाए का आशा है कि संसार प्रसन्नता की सुगंध के परिपूर्ण हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इस पद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। तो आपको तैयार कर लेना अच्छे से। तो चैप्टर है दोस्तों अगला 5 महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो गीत से रिलेटेड एक पद्यांश है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो है, तो ध्यान से आपको पढ़ लेना है इसको। तो ये जो पद्यांश दिया गया है तो ये 2022 की परीक्षा में पूछा गया, 2024 की परीक्षा में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर का कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है प्रस्तुत पद्यांश गीत शीर्षक कविता से अवतरित है, इसकी रचना कवयित्री महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लेते हैं रेखांकित अंश या भाग कितना है। दोस्तों यह रेखांकित भाग, ठीक है ना। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या दोस्तों करना है, रेखांकित जितना किया गया है उसकी सिर्फ व्याख्या करना है, ठीक है ना। दोस्तों उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखना है कवित्री कहती है कि मैं अश्रु जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ, जिस प्रकार गर्मी पाकर मेघों का निर्माण होता है जो जल से भरे होते हैं, उसी प्रकार मैं भी विरह वेदना के ताप से उठने वाली बदली हूँ जिसमें सारा अश्रु जल भरा है, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। प्रश्न ग नंबर कवित्री ने स्वयं को क्या बताया। दोस्तों उत्तर में लिखना है कवित्री ने स्वयं को दुख रूपी पानी से भरी बदली बताया, ठीक है ना। घ नंबर प्रश्न है पलकों में क्या मछली है। उत्तर में दोस्तों लिखना है पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं, ठीक है ना। अंगा नंबर प्रश्न है दोस्तों कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। दोस्तों उत्तर में लिखना है कवित्री के निरंतर रुदन का कारण मतलब रोने का कारण है उसके अपने प्रियतम परमात्मा की विरह वेदना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गए महत्वपूर्ण पद्यांश और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों है ध्यान से, ठीक है ना, जो चैप्टर 7 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय से लिया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, हिरोशिमा से। तो 6वां है, ठीक है ना, लास्ट। तो ध्यान से आपको पढ़ लेना है इस पद्यांश को, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये पद्यांश है ना 2019 की परीक्षा में है, 2023 की, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको तैयार कर लेना। अब देख लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड मतलब संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में, ठीक है ना। प्रश्न दोस्तों का इस पद्यांश के पाठ और इसके रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर में दोस्तों लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हिरोशिमा पाठ से अवतरित है, इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हैं। अगला दोस्तों प्रश्न ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। रेखांकित भाग कितना है देख लेते हैं दोस्तों। यह रेखांकित भाग, ठीक है ना, अंश कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों रेखांकित भाग या अंश, ठीक है ना, इसकी है हमें व्याख्या करना है। दोस्तों उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या है, हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखना है भस्म हो जाने के बाद का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि सूर्य ढलता है, मनुष्य की छाया लंबी होती जाती है और सूर्यास्त के साथ ही छाया भी समाप्त हो जाती है, किंतु इस सूर्य के छिपने पर भी छाया लंबी होकर नहीं मिटी बल्कि मानव ही भाव बनकर उड़ गए। उनकी छाया तो आज तक भी वहां के झुलसे हुए पत्थरों तथा सड़कों के फर्श पर अंकित है। दोस्तों यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न दोस्तों ग नंबर वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था। उत्तर में दोस्तों लिखना है वह सूर्य किसी दिशा में नहीं बल्कि नगर के बीचों बीच उदित हुआ था। नंबर प्रश्न है 10 दिशाएं कौन सी हैं। उत्तर में दोस्तों लिखना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य ईशान वायव्य तथा आकाश और धरती 10 दिशाएं, ठीक है ना। अंगा नंबर प्रश्न है काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है। उत्तर में दोस्तों लिखना है काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गए महत्वपूर्ण पद्यांश और उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। दोस्तों ये थे
महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना, अपने दोस्तों पे, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।